हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। जैसा कि आप वीडियो को टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है और ये क्वेश्चंस पिछली जो 2 वीडियो में हमने सीखा उसी से रिलेटेड है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 5 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड। आपको बताना है कि अंडरलाइंड वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्वेश्चन है, द डाइंग मैन रिप्लाइड फीबली। फर्स्ट जिरेंट, सेकंड इन्फिनेटिव, थर्ड पार्टिसिपल, फोर्थ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। यहाँ पर ये जो डाइंग है वो कैसे यूज़ हो रहा है। एक तो मैन जो है वो नाउन है, ठीक है, वो फर्दर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा मैन, डाइंग मैन यानी कि मर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे यूज़ हुआ है, एक तो एज एडजेक्टिव, दूसरा इसका भी तो एक्शन परफॉर्म हुआ है। रिप्लाइड तो मेन एक्शन है ही है, ठीक है, पर पहले साथ में ये वाला एक्शन भी होते हुए दिखाई दे रहा है ना। ये वाला एक्शन साथ में हो रहा है, फिर फर्दर ये एक्शन हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह से हो कि अगर कोई एक्शन साथ में हो रहा हो और दूसरा एक्शन भी हो, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपको याद हो, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पे सेंटेंस लिखा था, हेयरिंग द नॉइस वी रैन आउटसाइड। तो वहाँ पर हम बाहर भागे, रैन तो मेन एक्शन था ही, तो नॉइस भी तो सुनी थी ना, हेयरिंग द नॉइस, दैट्स वाई वहाँ पे क्या था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था। तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि द डाइंग मैन रिप्लाइड फीबली। फीबली का मतलब होता है विदाउट एनी स्ट्रेंथ, वेरी वीकली। ठीक है, तो यहाँ पर डाइंग कैसे यूज हुआ है, एज पार्टिसिपल, और कैसे, एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। और यहाँ पे किस किस को लग रहा है कि ये डाइंग की स्पेलिंग जो है वो गलत है, ये आने चाहिए थे डाइंग। चलिए आज एक होमोनिम डिस्कस कर लेते हैं। डाइंग, ये वाले डाइंग में, ये वाले डाइंग में और ये वाले डाइंग में क्या डिफरेंस है। ये तो सीधा है कि कलर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कलर ट्रांसफॉर्म करते हैं, कलर चेंज करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, तब हम ये वाला डाइंग यूज़ करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, माई सिस्टर इज़ डाइंग हर हेयर। ठीक है, और ये वाला डाइंग जो है वो दोनों ही ये जो डाई हैं, 2 डाई की फॉर्म्स हैं। ठीक है, डाई के लिए, पर लेकिन ये वाला डाई जो है समथिंग सीज टू लिव की सेंस में यूज होता है। जो डाइंग है ये कौन से केस में यूज होता है, ये यूज होता है टू कट मटेरियल विद अ टूल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें, जैसे द वेल्डर इज डाइंग द आयरन शीट्स। ठीक है, द वेल्डर इज डाइंग द आयरन शीट्स, यानी कि तो वो टूल के साथ क्या कर रहा है, कट कर रहा है आयरन शीट्स को। तो ये कौन सी केस में यूज होता है, डाइकास्ट। ठीक है, डाइकास्ट मशीन। तो डाइकास्ट के केस में हम ये वाला डाइंग यूज़ करेंगे। अगर मर रहे की सेंस में यूज़ करना है तो ये वाला डाइंग आएगा। अगर कलर चेंजिंग के केस में यूज़ करना है तो ये वाला डाइंग आएगा। ठीक है, बड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन है, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट प्रमोशन सून। फर्स्ट ऑप्शन है नाउन, सेकंड ऑप्शन है एडवर्ब, थर्ड ऑप्शन है एडजेक्टिव, फोर्थ ऑप्शन है वर्ब। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। कि वो
जल्द ही अपनी प्रमोशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट इस सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है। टू गेट प्रमोशन जो है फर्दर कैसे यूज़ हुआ है, एज नाउन फ्रेज, ठीक है। ही क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रमोशन, ठीक है। जो चीज़ वर्ब, ये जो है ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए पर लेकिन दो चार वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए ये क्या है, नाउन फ्रेज। चलिए हमें बताना था सून को, तो ये सून जो है वो फर्दर किसे क्वालिफाई कर रहा है, एक्सपेक्ट को, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा है सून, ठीक है। तो सून जो है वो किसको बता रहा है, एडवर्ब, इसलिए सून कैसे यूज हुआ है, एज एडवर्ब। विच कैटेगरी द अंडरलाइन पार्ट बिलोंग्स टू, आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन है, ही हैज़ प्रूव्ड हिज केस टू माई सेटिस्फेक्शन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। यहाँ पर टू माई सेटिस्फेक्शन बताइए किसे क्वालिफाई कर रहा है, क्या लग रहा है, किसको लग रहा है कि केस को क्वालिफाई कर रहा है और किसको लग रहा है कि प्रूफ को क्वालिफाई कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जिस वर्ड के बिल्कुल पास में यूज्ड है उसी को क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग समझेंगे तो क्लियर होगा कि वो किसे क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ही हैज़ प्रूव्ड हिज केस टू माई सेटिस्फेक्शन, उसने कैसे प्रूव किया केस को, टू माई सेटिस्फेक्शन, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो मुझे इतना तो पता लग गया कि कैसे, उसने कैसे को, देखो वर्ब को क्वालिफाई करने पे नाउन भी हो सकता है। वर्ब को अगर वो ऐसे क्वालिफाई करता है कि वो उसका ऑब्जेक्ट बनता है वर्ब का, ठीक है, तो वो नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज होगा। पर अगर वो वर्ब को फर्दर डिफाइन करता है कि कैसे, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज या फ्रेज है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि वो प्रूफ को बता रहा है कि उसने कैसे प्रूफ किया, टू माई सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर ये जो है एडवर्ब है। अब आगे फर्दर एडवर्ब फ्रेज है, हाँ एडवर्ब फ्रेज ही है, ऑप्शन में तो एडवर्ब क्लॉज है ही नहीं, तो आंसर हमारा बी है। और ये एडवर्ब वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज क्यों नहीं है। ये एडवर्ब क्लॉज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर टू माई सेटिस्फेक्शन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, जस्ट अ ग्रुप ऑफ 2-3 वर्ड्स, ठीक है। इसलिए जिसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ना हो, जस्ट सिर्फ 2-3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ फ्रेज और क्लोज इज द अंडरलाइंड पार्ट। ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन से टाइप का फ्रेज है या क्लोज है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि फ्रेज है या क्लोज है, फिर बताना है फर्दर कि कौन से टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन है, द पुअर डेटर intended to pay back every penny of the money. Option A noun phrase, option B adverb phrase, option C adjective phrase, option D adverb clause. Time starts now. Stop. तो the poor debtor intended, तो उसने क्या इंटेंड किया, टू पे बैक एवरी पेनी ऑफ द मनी, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप पिछले वाले में कह रहे थे कि कैसे प्रूव किया, पिछले वाले में भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था और इस वाले में भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। पिछले में कह रहे थे कि कैसे प्रूव किया, इसमें कह रहे हैं कि क्या इंटेंड किया, कैसे यानी कि वो वर्ब को फर्दर डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब है, क्या यानी कि यहाँ पर ये जो आगे फर्दर जितना भी पार्ट है, क्या का आंसर करने की वजह से वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो ये नाउन, अब ये डिसाइड करना है, आंसर क्लियर हो गया, नाउन तो और ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज क्यों है, क्लॉज क्यों नहीं है, अगेन यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ 4-5 वर्ड्स है पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए नाउन क्लॉज ना हो के नाउन फ्रेज है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन आपको बताना है विच टाइप ऑफ फ्रेज और क्लोज इज द अंडरलाइन पार्ट। क्वेश्चन है, नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कॉन्टिन्यूअली टू हिज आर्ट। पहला ऑप्शन है एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा ऑप्शन है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ब क्लॉज, चौथा ऑप्शन है नाउन क्लॉज। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टॉप। ओके, किस किस को लग रहा है कि ये जो पार्ट है वो आर्टिस्ट को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं, ये आर्टिस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये नहीं समझ लेना है कि जस्ट जिसके साथ में यूज़ हुआ है उसे ही क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस को पढ़ के समझेंगे कि वो किसके लिए यूज़ हुआ है। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट। सेंटेंस में कह रहे हैं कि कोई भी इंसान ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकता अगर वो कंटिन्यूअली लगातार खुद को अपनी आर्ट पे नहीं लगाता, यानी कि लगातार प्रैक्टिस नहीं करता। अगर वो, तो यानी कि कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन किस पे लगा रहे हैं? होने पे। बिकम, बिकम क्या है? वर्ब। जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करे तो वो क्या होती है? एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब है तो एडवर्ब तो ऑप्शन में एक ही है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। तो आगे ये फर्दर क्लॉज क्यों है, फ्रेज क्यों नहीं है, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी कि प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस पार्ट में है, जिस पार्ट में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज नोन एज क्लॉज। तो ये क्या है? क्लॉज है। ठीक है, आगे फर्दर यहाँ पे अनलेस यूज़ हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यानी कि अगर नहीं। जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो कि अनलेस यूज़ होगा या अनटिल होगा, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले आप वहाँ पे इफ़ नॉट फिट करके देखेंगे। अगर इफ़ नॉट फिट हो रहा है तो अनलेस यूज़ होगा, अदरवाइज अनटिल यूज़ होगा। अनटिल टाइम रेफरेंस के केसेस में यूज़ होता है। यहाँ पे टाइम वाली तो कोई बात नहीं है, जब तक तो नहीं कह रहे ना, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? इफ़ नॉट यूज़ होगा। और यहाँ पे इसकी मीनिंग में ही देखो नॉट आ रहा है, इसलिए इस पार्ट में नॉट यूज़ नहीं होगा। अगर इसी सेंटेंस को एरर डिटेक्शन में ये सेंटेंस आता और यहाँ पे लिखा होता अनलेस ही डजंट अप्लाई, तो वो गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि अनलेस का खुद का मीनिंग ही नेगेटिव है, तो उसके साथ में दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दोबारा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्रेज और क्लॉज इज द अंडरलाइन पार्ट। अगेन बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो फ्रेज है या क्लॉज है, और फिर कौन सा फ्रेज या क्लॉज है। क्वेश्चन है, इट इज़ टू बी रिग्रेटेड दैट ही रिटायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड सो अर्ली इन लाइफ। फर्स्ट ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज, सेकेंड ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, थर्ड ऑप्शन नाउन क्लॉज, फोर्थ ऑप्शन एडवर्ब फ्रेज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। इट इज़ टू बी रिग्रेटेड, ये बड़े पछतावे की बात है, दुख की बात है कि वो दुनिया से इतनी जल्दी चला गया। ठीक है, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? रिग्रेटेड को। इट इज़ टू बी रिग्रेटेड, क्या रिग्रेटेड? मैंने पिछले आंसर्स में भी समझाया था कि क्या का आंसर कर रहा है। ठीक है, अगर क्या का आंसर कर रहा है, वर्ब को तो क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को दोनों ही क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है और नाउन भी क्वालिफाई करता है। जब एडवर्ब क्वालिफाई करता है तो वो आंसर करता है कैसे। ठीक है, पर यहाँ पे आंसर कर रहा है क्या। क्या आंसर करने की वजह से, तो ये वर्ब का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब नाउन। तो अब ये नाउन क्लॉज है या फ्रेज है? नाउन फ्रेज ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? नाउन क्लॉज। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट ही प्रेडिकेट, ये पूरा पार्ट, और रिटायर्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फ्रेज और क्लॉज इज द अंडरलाइन पार्ट। यू विल ऑलवेज रिग्रेट द डे व्हेन यू डिड दिस। फर्स्ट ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, सेकेंड ऑप्शन noun clause, third option adjective clause, fourth option adverb phrase. Time starts now. Stop. क्या कह रहे हैं सेंटेंस में कि तुम हमेशा रिग्रेट करोगे
उस दिन को व्हेन यू डिड दिस। इन क्लॉजेस को डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया था दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो वहाँ पे जो वो पार्ट था व्हेन इवनिंग केम, तो वो एडवर्ब क्लॉज था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेस्ट किया, कब किया, ठीक है, वो कब किया का आंसर कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो है व्हेन, उसमें भी व्हेन यूज़ हुआ था, यहाँ पे व्हेन यूज़ हुआ है। ये नहीं समझ लेना है कि हमेशा जब जब व्हेन यूज़ होगा तो वो एडवर्ब ही होगा और एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ पर ये जो व्हेन है वो किससे क्वालिफाई कर रहा है? डे को क्वालिफाई कर रहा है। डे क्या है? नाउन। क्योंकि डे के बारे में बता रहा है कि कौन सा दिन, कब का आंसर नहीं कर रहा है यहाँ पे ये व्हेन। कौन सा दिन, कौन से का आंसर कर रहा है, किस दिन को रिग्रेट करेंगे, डे को फर्दर डिफाइन कर रहा है। डे नाउन है, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज है या क्लॉज है, बताइए। एडजेक्टिव फ्रेज तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो गया सी, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, ये प्रेडिकेट है। सेंटेंस में, सेंटेंस के पार्ट में, इस क्लॉज में ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस है आई डोंट नो वेदर आई शुड लाफ और क्राई। फर्स्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेकंड ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड ऑप्शन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, फोर्थ ऑप्शन सिंपल सेंटेंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। क्या लग रहा है कि ये कैसा सेंटेंस है? आई डोंट नो। आई डोंट नो अपने आप में मीनिंगफुल है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेदर आई शुड लाफ और क्राई, वेदर आई शुड लाफ और क्राई जो है अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर वेदर जो है वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आगे फर्दर कौन सा है? अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी कि अगर एक मेन क्लॉज हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वो कैसा सेंटेंस होता है? वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आगे फर्दर कैसा क्लॉज है। वेदर आई शुड लाफ और क्राई। डोंट नो, क्या नहीं नो, क्या नहीं पता, ठीक है। तो नो को बता रहा है, क्या का आंसर कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और क्या का आंसर कर रहा है, कैसे का आंसर नहीं कर रहा। क्या का आंसर करने की वजह से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, तो ये फर्दर कैसा हुआ? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन आपको बताना है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। सेंटेंस है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फर्स्ट ऑप्शन सिंपल सेंटेंस, सेकेंड ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फोर्थ ऑप्शन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। एंड लगा है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, यानी कि ये दो तो बिल्कुल ही कट हो गए। इन दो में से हो सकता है या तो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, और सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो कंजंक्शन होती है वो सिर्फ दो क्लॉजेस को ही नहीं जोड़ती, दो वर्ड्स को भी जोड़ती है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ती है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एंड हार्डवर्किंग क्या है? ही की दो क्वालिटीज़ है, एडजेक्टिव है। तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्डवर्किंग। बोथ और एंड पेयरिंग में कंजंक्शन यूज़ हुई है। जब पेयरिंग में कंजंक्शन यूज़ होती है तो उसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो बोथ एंड यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है वो दो एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रही है, ना कि दो क्लॉजेस को। इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। बात समझ में आई? अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखती, सपोज आई बोथ thanked him
and rewarded him, तब ये कौन सा सेंटेंस होता? तब ये कंपाउंड सेंटेंस होता। क्यों? I both thanked him and rewarded him। तो ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस को मिला के बना है। कौन कौन से? पहला I thanked him, दूसरा I rewarded him। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ यूज़ कर दिया क्योंकि दो एक्शंस परफॉर्म हुए हैं, बोथ और एंड को रिलेटिव कंजंक्शन यूज़ की है। ठीक है, तो आई थैंक्ड हिम अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, और नेक्स्ट रिवार्डेड हिम, जो रिवार्ड आई बोथ थैंक एंड रिवार्डेड हिम, तो आई जो है वो यहाँ पे इसका भी सब्जेक्ट है, आई रिवार्डेड हिम। ठीक है, तो आई थैंक्ड हिम, तो दोनों ही पार्ट्स जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये कौन सी कंजंक्शन हुई? कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। वो सिंपल सेंटेंस हुआ क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, प्रेडिकेट नहीं था, दो एडजेक्टिव्स ज्वाइन हो रहे थे, इसलिए वो सिंपल सेंटेंस है। पर यहाँ पर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स में है, तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इसलिए ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस है और हमारा आंसर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस डाइड बिफोर हिज एम वाज अचीव्ड and yet he will always be remembered as a great hero who fought and sacrificed his life for the freedom of the country। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेकेंड ऑप्शन है कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल कंपाउंड सेंटेंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। सिंपल सेंटेंस तो ये कहीं से हो नहीं सकता और सिंपल सेंटेंस ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही यूज़ हुई हो, यहाँ पर हु यूज़ हुआ है, जिससे क्लियर हो रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, मल्टीपल कंपाउंड भी नहीं हो सकता, मल्टीपल कंपाउंड में भी सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगी। तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको एनालिसिस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्यों है। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस डाइड, तो सुभाष चंद्र बोस डाइड जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। आगे, बिफोर हिज एम वॉज अचीव्ड, बिफोर हिज एम वॉज अचीव जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिफोर हिज एम वॉज अचीव्ड व्हाट? क्लियर नहीं हो रहा अलग से पढ़ने पे, पर लेकिन यहाँ पर क्या है? बिफोर हिज एम वॉज अचीव्ड, एम जो है सब्जेक्ट है, वॉज जो है वो वर्ब है, बाकी का जो मतलब ये सारा है प्रेडिकेट है। ठीक है, आगे, एंड येट ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, एंड यूज हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, येट भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ये वाला पार्ट जो है वो किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है? इस वाले पार्ट से, सुभाष चंद्र बोस डाइड एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। क्लियर हो रहा है? अगर सिर्फ इतना सा होता, सुभाष चंद्र बोस डाइड एंड विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, तो यानी कि ये दोनों ही पार्ट्स इंडिपेंडेंट थे, तो वो उस वहाँ पे क्या कहलाता? कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड अपने आप में मीनिंगफुल है, तो ये भी क्या हो गया? मेन क्लॉज। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो मेन क्लॉज हैं तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। यहीं से क्लियर हो गया क्योंकि दो यूज़ हुए हैं, दो मेन क्लॉज हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। आगे फर्दर इसको और एनालिसिस करते हैं इसका। Who will always be remembered as a great hero, यहाँ तक ये जो है ये मेन क्लॉज था। Who fought and sacrificed his life for the freedom of the country। अब ये जो who है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? हीरो को। हीरो क्या है? नाउन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ ना, who fought।
हु फॉट में हु जो है सब्जेक्ट है, फॉट जो है वो वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो दो है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुई है, सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो ये जो ये वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगने की वजह से वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? हु फोर्ट वाले पार्ट के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हु है वो जो है इसके साथ भी यूज हो रहा है, एंड लगने की वजह से इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, and yet he will always be remembered as a great hero who fought and who sacrificed his life for the freedom of the country। तो यहाँ पे ये जो who है इसके लिए भी यूज़ हुआ है, इसीलिए जो ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होने की वजह से कोऑर्डिनेट तो कर रहा है, पर कौन से पार्ट के साथ? हु फोर्ट के साथ। समझ में आया? तो यहाँ पे भी ये फर्दर किसको डिफाइन कर रहा है? और हीरो को। तो ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये दोनों ही क्लॉज जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? हीरो नाउन को, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट था, ऊपर वाला जो क्लॉज था, बिफोर हिज एम वॉज अचीव्ड, किसे क्वालिफाई कर रहा है? डाइड वर्ब को। तो कब डाइड हो गए? बिफोर हिज एम वॉज अचीव्ड, यानी कि ये टाइम को बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कब का आंसर कर रहा है, तो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे पिछली वीडियो में जब हमने एग्जांपल किया था कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, कब रेस्ट किया? तो सिमिलरली कब डाइड? बिफोर हिज एम वॉज अचीव्ड। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, और ऊपर से फर्दर एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। उम्मीद करती हूँ आज का क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, पर एक निश्चय सब कुछ बदल देता है।